हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वन शर्मा। वेलकम टू टी एन ट्यूटर्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज हम अपने इस लेक्चर में इसका पूरा का पूरा वन शॉट जो है हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लगाना। अगर नहीं लगते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए हम एग्जाम थिंकिंग सीरीज भी हम लाए हैं। ठीक है, तो उसमें हम जितने भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं उन्हें करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे लगाएंगे। ठीक है, तो अब बातें बहुत हो गई हैं, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बात आती है हमारी केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस with new properties are formed from one or more substances is called chemical reaction। मतलब ऐसी reactions जो हम एक या एक से ज़्यादा substances के साथ जब हम उनको मिलाते हैं तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, जिसकी अलग से प्रॉपर्टीज होती हैं और अलग से उसके फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ आपके एग्जाम्पल जैसे आपके डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन और रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, डाइजेशन जो आप अपना बढ़िया से खाते हो आजकल पिज़्ज़ा बर्गर, तो उनका डाइजेशन जब होता है तो एक अलग आपकी जो प्रोडक्ट है वो बनता है। ठीक है, और हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन हम लाइव प्रोसेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा मोटा मोटी बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि हम जब इनहेल करते हैं तो हम जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी की जितने भी आपके बात करें वेन्स है ना, तो वहाँ तक चली जाती हैं। तो और उसके साथ साथ जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके अंदर आ जाती है आपके लंग्स में और उसको हम ब्रीथ आउट कर देते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, जो आपके रेस्पिरेशन में होता है, केवल इनहेल और एक्सहेल नहीं होता है ब्रीथिंग की तरह। ठीक है, अगर हम बात करें रस्टिंग की, रस्टिंग ऑफ आयरन सिंपली अगर मैं बताऊं आपको तो क्या होता है कि आपकी जो आयरन होती है वो मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में आती है, जिसमें वो O2 के साथ जो है रिएक्शन करती है। ठीक है, और O2 के साथ जैसी वो रिएक्शन कर देती है तो आपका फॉर्मेशन होता है Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 आपका आयरन ऑक्साइड है जिसके साथ वो रिएक्शन करती है। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, कि क्या होता है ये। ठीक है, द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड एज अ न्यू कंपाउंड विद न्यू केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब सीधी चीज़ है, हम कोई बनाएंगे कंपाउंड तो उसका नया फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये रिएक्शन जो होती है इसके लिए आपकी स्प्लिटिंग एंड फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड्स, मतलब जो रिएक्टेंट होती है वहाँ से आपके जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक होंगे और आपके जो प्रोडक्ट वाली साइड है वहाँ पे जो बॉन्ड होंगे वो फॉर्मेशन होगी उनकी। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़ की, जो अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं प्रोडक्ट की, वो जब बनता है आपका प्रोडक्ट तो उसमें कुछ उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करने लगता है एज कम्पेयर टू उसके रिएक्टेंट्स के। ठीक है, रिएक्टेंट्स के प्रॉपर्टीज होंगी, हाँ हम रिएक्टेंट थे, हम खुश थे, लेकिन जैसे ही हम प्रोडक्ट बनते हैं, हमारा कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो एक नई प्रॉपर्टीज के साथ जन्म लेता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे किन फैक्टर्स के बेस पे हम बताते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, तो ये आपकी चेंज इन स्टेट, आपके कलर, टेम्परेचर और आपकी जो गैस है वो जब इवॉल्व होती है उसके, इन सब चीज़ों के चेंजेस से ही हम उसे बता सकते हैं। कैसे स्टेट, मतलब सर आप सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 टाइप की आपकी स्टेट्स होती हैं। ठीक है, अगर हम कलर की बात करें तो हो सकता है कि कोई कंपाउंड कलरलेस हो और जैसे ही वो उसका प्रोडक्ट फॉर्म हो तो वो आपका एक कलर्ड सॉल्यूशन में बन जाए या पीपीटी बन जाए। पीपीटी का क्या मतलब होता है, मान लो आपका कोई भी एक, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, जैसे ही ये आपका प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पे कुछ आपकी पीपीटीसी जो है, पीपीटी मतलब आपके कुछ, अगर हम बात करें कि पपड़ी टाइप जो होती है ना, एक सॉलिड फॉर्म, अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो एक सॉलिड फॉर्म जो है यहाँ पे बन जाता है आपका एक पूरे के पूरे आपके कंटेनर में, या जो भी आपने अपना फनल वगैरह कुछ भी लिया होगा अपने ग्लास वगैरह। ठीक है, उसके अंदर जो भी आपका सॉलिड पोर्शन होता है उसी को क्या कहते हैं हम, पीपीटी। ठीक है, अभी आपको कलर से पता चल सकता है, टेम्परेचर, और जब गैस इवॉल्व होती है उसके थ्रू भी। और गैस इवोल्यूशन में भी अगर हम बात करें
आप जैसे H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, उससे हम कैसे पता कर लगते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है कौन सी? तो हम क्या करते हैं, जो माचिस होती है, मैच बॉक्स जैसे हम आग के पास लेकर के आते हैं उस गैस को, तो पॉपिंग साउंड देने लगती है। जैसे आपने मेरे हिसाब से बचपन में वो खेले होंगे ना पॉप पॉप, तो कैसे पॉपिंग साउंड देते हैं, तो उसी हिसाब से जो है ना ये वर्क करता है। ठीक है। CO2 गैस आपने सुना होगा ना, CO2 गैस, तो ये क्या करता है, जो आपका सॉल्यूशन है इसके अंदर जाते ही ये क्या कर देता है, ये मिल्की कर देता है इसको। ठीक है, ये इसको क्या कर देता है, मिल्की में टर्न कर देता है। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे मेन चीज की, जो है आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सर ये है क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट? रिएक्टेंट क्या होता है, आपके एक ऐसे सब्सटेंस जो आपके टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो ऐसे सब्सटेंसेस जो आपके फॉर्म होते हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं H2 प्लस O2 और यहाँ पे आपके फॉर्मेशन हो रहा है H2O यानी वाटर का। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आपके H2 और O2 की, तो ये दोनों क्या हैं आपके, ये क्या है आपके रिएक्टेंट। और अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर क्या है आपका प्रोडक्ट। आई होप आप सभी को क्लियर हो रही होंगी चीजें। ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम जाते हैं कि अब बात कर, हमें सर केमिकल रिएक्शन तो समझ में आई, लेकिन केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है? तो केमिकल इक्वेशन जो है आपकी, केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction using the symbol and formula of substance involved in the chemical। सिंपल सी चीज अगर मैं बात करूं, ऐसी इक्वेशन जो आपकी रिप्रेजेंट करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हमें पता है कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे हो रही है, लेकिन इक्वेशन जो होती है आपकी इस टाइप की होती है। ये जो मैंने अभी लिखा यही आपकी इक्वेशन होती है। ये एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है कि हाँ H2 को रिप्रेजेंट कर रही है, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रही है और वाटर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है OH, ये क्या है आपके सिंबल्स हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट के अपने अपने सिंबल्स होते हैं, वो आपको क्लास 9th में आई गेस आप सभी ने पढ़े होंगे इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशंस आपकी जनरली दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी वर्ड इक्वेशन, जो कि इसको आप ओल्डर वर्जन भी कह सकते हो। ठीक है, ये बाबा आदम वाले ज़माने हैं। ठीक है, जब आपके ये यूज़ होते थे। ठीक है, लेकिन आप खुद सोचो, यहाँ पर मैग्नीशियम पूरा लिख रहे हो, ऑक्सीजन पूरा लिख रहे हो, उसके बाद ये पूरा इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट अगर हम बात करें अपने नए वाले आजकल के ज़माने की, तो यहाँ पे क्या है, हमारे यूज़ करे जाते हैं जनरली सिंबल इक्वेशंस की। सिंबल इक्वेशंस क्या होते हैं, आपके पूरे एलिमेंट की जगह उनके सिंबल्स यूज़ करे जाते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या होता है Mg, ऑक्सीजन का क्या होता है आपका O2, और आपका अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम ऑक्साइड तो उसका क्या होता है MgO। ठीक है, तो ये जो है आपके सिंबल्स यूज करे जाते हैं आपके एलिमेंट्स के नाम की जगह। ठीक है, अगर हम उनके वर्ड का यूज कर रहे हैं तो आपके वर्ड इक्वेशन है, अगर हम सिंबल्स का यूज कर रहे हैं तो आपके सिंबल वाली इक्वेशन है। आई होप क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। सर केमिकल इक्वेशन तो समझ आ गई, बैलेंस्ड का क्या मतलब है? देखो, अब लाइफ में हर चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, होता है ना, जैसे कि मम्मी ज़्यादा प्यार करती हैं और पापा लगे पड़े होते हैं मारने में, तो ये क्या है, बैलेंस, प्यार और मारपीट दोनों होनी चाहिए, तभी बच्चा सुधरता है। और तुम जैसे को तो दोनों तरफ से मार पड़नी चाहिए। चलो अब यहाँ पे देखते हैं बैलेंसिंग का क्या यहाँ पे चक्कर है। तो बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज एसेंशियल और नेसेसरी टू फिलफिल द कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सर सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, ये क्लास 9th में हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। ठीक है, जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ज़्यादा कुछ बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकता बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत सिंपल चीज़ है सच में अगर बात करें तो। इसका मतलब होता है कि आपकी जो रिएक्टेंट के साइड है और प्रोडक्ट के साइड है, दोनों के मास जो है इक्वल होने चाहिए। सिंपल। ठीक है, मास आप कह लो इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एटम्स दोनों ही आपके जो है इक्वल्स होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं आपके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के। ठीक है,
जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। जनरली अगर बात करें तो हायर क्लासेस में जाते जाते जो साइंस स्ट्रीम में जाएंगे बच्चे, उनको हैबिट हो जाती है, वो हिट एंड ट्रायल मेथड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। हिट एंड ट्रायल क्या होता है, जैसे अगर मैं इसमें लगाऊं तो इसमें मेरे को बैलेंस करना है इक्वेशन को, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दो, तो मैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगा दूंगा, यहाँ पे 4 हो गए तो ये 2, तो ये क्या हो गई, मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये मैंने अभी कौन सा मेथड यूज़ करा, आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। अब इसी को हम एक अलग वे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टेप्स के तरफ बढ़ते हैं आगे। अब बात है हमारी राइट द केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। मतलब हमने यहाँ पे जो है H2O2 और तुम्हारा जो फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों तरफ हमें जो है एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। तो चलो बॉक्स बना लेते हैं। ये आपका जो है, इसको आप दो चीजें लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो अपना रिएक्टेंट, या आप लिख सकते हो अपना लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चे बहुत इजीली समझ सकते हैं। या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे आप लिख सकते हो या तो प्रोडक्ट, और या फिर आप लिख सकते हो राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपके प्रोडक्ट और आपके जो रिएक्टेंट है उनमें प्रोडक्ट, आप यहाँ पे देखो कितने एटम्स हैं आपके ऑक्सीजन के। पहले ऑक्सीजन के ले लेते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2 हैं सर। चलो आपको पहले इसको हटा ही देना, थोड़ा सा इस पूरे को हटा देते हैं, एक नई अच्छी सी तरीके से हम लिख देते हैं, उसके बाद समझते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स H2, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम देखते हैं थोड़े से अपने स्टेप्स को, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशंस को जो है हम चेक करेंगे। यहाँ पे कितने एटम है आपके ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। लेकिन अगर हम अपने प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 1, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि हाइड्रोजन जो है आपके बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन जो है यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। तो चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स बाय पुटिंग एन फ्रंट ऑफ इट। मतलब अब हमने सभी के सामने तो रख दिया उनके कि हाँ इसके पास 2 हैं, इसके पास 2 हैं, इस वाले ऑक्सीजन पे 1 है, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन 2 हैं। तो यहाँ पे हमने इतना कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्राई टू इक्वलाइज देम, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की तरफ जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको हमें सेम लाना है, ठीक है। चलो स्टेप की तरफ जाते हैं वापस। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो आपका जो ऑक्सीजन है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, तो हमें दोनों तरफ बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही तो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कर दिया तो ऑक्सीजन यहाँ पर है आपका पूरे इस कंपाउंड में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, 2 से। अब सर जी आपने 2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हाइड्रोजन भी तो मल्टीप्लाई होगा। मैंने कहा बिल्कुल, तो सर यहाँ भी तो 2 लगाओ। मैंने कहा लो, अब कितने हो गए यहाँ पे, यहाँ आपके 2 हो गए और यहाँ आपके कितने हो गए 4। अब यहाँ आपके हाइड्रोजन जो है कितने हो गए 4, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गए। तो सर यहाँ तो 2 है, मैं यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये 4 हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ से जैसे तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों तरफ जो है आपके बैलेंस हो गए। अब यहाँ हमने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करा है, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये देख सकते हो ये वही इक्वेशन है जो मैंने आपको अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, ठीक है। 2H2O। लेकिन क्या सर ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट,
अभी कमेंट सेक्शन में अभी बता दो क्या सर ये कंप्लीट है इनकम्प्लीट। अरे सर साफ दिख रहा है, ये तो अभी जो पूरी इक्वेशन ये अभी इनकम्प्लीट है। क्यों सर ये इनकम्प्लीट क्यों है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी वैसे तो हमने बैलेंसिंग कर ली है, लेकिन अभी हमने इनके सिंबल्स नहीं लगाए। सिंबल्स इन अ सेंस, यहाँ पे अगर सिंबल्स की हम बात करें तो सिंबल्स इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी स्टेट क्या है, ऑक्सीजन की स्टेट क्या है और हाइड्रोजन की स्टेट क्या है। बच्चों स्टेट जो होती है ना, अगर मैं बात करूं इनकी स्टेट क्या क्या है, तो ये कुछ आपके गैसेस होती हैं और कुछ आपके लिक्विड में भी होती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे ऑक्सीजन है ये आपको गैस में मिलती है, हाइड्रोजन क्या होती है आपकी गैस में होती है ना। ऐसी कुछ गैसेस होती हैं, जैसे आपकी अगर मैं बात करूं क्लोरीन, ये आपकी Cl2 में प्रेजेंट होती है और ये क्या होती है गैस। इसी के थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसके नीचे जाते हैं तो क्या मिलता है हमें ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या बनता है Br2 और ये क्या बनाता है आपका लिक्विड। हाँ बिल्कुल ध्यान से देखो, ये जो है आपका Br2, सॉरी हाँ, ये जो Br2 है ये आपका लिक्विड फॉर्मेशन में रहता है, अपनी लिक्विड फॉर्म में जो है ये अपनी नेचुरल उसमें रहता है, ये गैस में नहीं बनता। ठीक है, तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए। तो अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से, तो यहाँ पे 2H2 प्लस O2 गिव्स H2O, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो है आपका लिक्विड बनेगा और ये क्या है आपका गैस और ये क्या है आपका दोनों गैस। अब अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि गैसेस में क्या क्या होती हैं और लिक्विड में क्या क्या होती हैं। ठीक है, इन अब जनरली जो आपके सोल्ट होते हैं, सोल्ट आपके क्या होते हैं मेटल नॉन मेटल के मिक्सचर जो होते हैं ना, वो आपके सॉलिड ही होते हैं। हाँ सॉलिड ही होते हैं। और अगर मैं बात करूँ आपके मेटल्स की, जैसे Na हो गया, ठीक है, Na Zn ले लो, और आपका Cu कॉपर है ना, ये जो आपके हैं ये किस में सॉलिड है। लेकिन जैसे ही मैं इनका सॉल्ट बनाऊंगा, तो सॉल्ट बनाने के लिए मुझे इन्हें डुबाना तो पड़ेगा ना, मतलब इन्हें हमें एक सॉल्यूशन में तो लाना पड़ेगा ना। और सॉल्यूशन क्या होता है एक्वस होता है। ठीक है, हाँ लिक्विड नहीं होता, वो एक्वस बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है आपका वो किसी सॉल्ट का ही होता है। तो यहाँ पे Na का अगर मैं बात करूं Na2SO4, ठीक है, ZnSO4, ठीक है, CuSO4, SO4 के अलावा आप और भी कुछ ले सकते हो। ठीक है, NaCl, ऐसे कुछ और भी आपके पास कंपाउंड्स होंगे। Na के अलावा अगर हम बात करें तो ZnCl2, ये भी आपका एक अच्छा कंपाउंड है। CuCl2 है ना। तो ये सारे जो हैं आपके एक्वस सॉल्यूशन में जो है रहते हैं, ये सॉलिड में नहीं रहते हैं। अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, ये सॉलिड नहीं होते हैं, ये आपके एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। मतलब ये सॉल्ट जो है आपका एक एक्वस सॉल्यूशन में रहता है। ठीक है, आई गेस सभी को अब समझ में आ गया होगा। और ये आपके कुछ स्टेट सिंबल्स होते हैं कि जो सॉलिड स्टेट होती है वो S से डिनोट होती है, लिक्विड जो होती है वो आपकी L से होती है, गैस जो होती है आपकी G। इतना तो ईजी है। अब यहाँ थोड़ी सी 3 चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। सही बता रहे हैं। यहाँ देखते हैं एक्वस सॉल्यूशन जो है, जो अभी मैं आपको बता रहा था, तो वो यही है। ठीक है, आपका AQ, इससे आपको डिनोट करना है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करोगे तो आपके चांसेस होते हैं, जो स्ट्रिक्ट टीचर होता है ना वो सीधा काटा ही मारता है आपकी रिएक्शन पे, उसका होगी कुछ तुमसे पर्सनल दुश्मनी या किस्मत तुम्हारी खराब अभी चल रही है, नहीं तो तुम अभी देख नहीं रहे होते। चलो यहाँ देखते हैं, जो आपकी गैस इवॉल्व होती है उसमें हम ऊपर की तरफ एरो बनाते हैं, और जो आपकी प्रेसिपिटेट होती है, अभी मैंने बताया ना, जो आपकी PPT एक सॉलिड फॉर्मेशन जो आपकी रह जाती है आपके सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्या होती है आपके नीचे की तरफ, उसको हम डिनोट कर देते हैं। जैसे एक बढ़िया सा हम ले लेते हैं BaSO4 लेते हैं, चलो BaSO4 ले लो। ये क्या होता है आपका सॉलिड आपकी PPT बना देता है, आई गेस वाइट PPT कुछ होती है, BaSO4 BaCl, इनमें Cl2, इनमें से कुछ होता है। गैस की बात करें, गैस क्या होता है, गैस इवॉल्व हो रही है। अब गैस इवॉल्व कौन कौन सी हो सकती है, आपकी CO2 गैस हो सकती है। CO2 जब गैस होगी तो इसमें हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है
CO2 गैस होगी तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गैस का साइन बनाना है कि सिंबल, हाँ भाई ये गैस है। उसके साथ साथ इवॉल्व हो रही है कि रिएक्टेंट से जैसी प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट में गैस बनी, गैस बनते ही हमें ये दिखा देना है कि ये गैस उड़ गई, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये सिंबल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने होंगे, और स्पेशली ये दोनों, ठीक है। अगर खड़ूस टीचर मिल गया ना और आपने ये नहीं करा तो जयराम जी की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपकी कुछ रिएक्शंस। ये आपकी टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत आप कह सकते हो। फर्स्ट है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकंड है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सो और एंडो इन दोनों का मतलब क्या होता है? एक्सो मीन्स कि जो आपकी हीट है वो रिलीज हो रही है, और एंडो का मतलब कि हीट जो है आपको लेनी पड़ रही है, ठीक है। अब सर्दियां चल रही हैं तो आपको हीट लेनी पड़ रही है ना, तो इस टाइप से। तो जो रिएक्शंस होती है ना, अगर वो बनने के बाद हीट निकालती हैं, अगर रिएक्शन में हीट बन गई, रिएक्शन में आपको जैसी प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट बनने के बाद जैसी आपकी फॉर्मेशन होती है ना प्रोडक्ट की, तो उसके साथ साथ हीट भी काफ़ी अमाउंट में निकलती है। अब ये नहीं कि 10-15 नहीं, इससे काम ही नहीं चलता है, इनकी चलती है किलो जूल में बात। और कितनी आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं बढ़िया बढ़िया। अब यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ये देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के एक तो बना रहे हैं आपका वाटर लिक्विड में। अभी भी मैं बहुत बिल्कुल कान खोल के सुन लो, वॉल्यूम फुल कर लो, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड फॉर्मेशन है वाटर का, और यहाँ पर क्या है आपका गैसियस स्टेट है आपके वाटर की। तो लिक्विड और आपके गैस, इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है एनर्जी का, आप देख सकते हैं। एनर्जी कह लो या हीट कह लो, एक ही बात है। यहाँ पे देखो 572 किलो जूल, और यहाँ देखो 44 किलो जूल, कितना ज़्यादा गैप है दोनों के बीच में। हीट तो दोनों में निकल रही है, तो दोनों ही आपकी एक्सोथर्मिक बोली जाएंगी। बट ये देखो कि यहाँ पे लिक्विड स्टेट है कि, और यहाँ पर आपकी गैसियस स्टेट है। तो खुद सोचो, जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है वहाँ पर ही तो रहना चाहेगा ना इंसान कि हाँ यार जल्दी अपनी एनर्जी रिलीज हो और मैं स्टेबल हो जाऊँ, ठीक है। तो इस वजह से जब भी इसका फॉर्मेशन होता है तो जनरली आपको लिक्विड फॉर्मेशन में जो है आपको वाटर मिलता है एज कम्पेयर टू आपके गैस में। ये आपको चीज़ समझानी थी। और एक आपकी एक अच्छी सी रिएक्शन है जो है आपकी मीथेन की, ठीक है। CH4 जो है आपका जैसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपकी गैस रिलीज करता है, कौन सी? CO2, और आपके साथ में वाटर आपकी स्टीम के रूप में। देखो यहाँ पे गैस लिखा है ना, तो ये किसके फॉर्म में निकलेगी? स्टीम के फॉर्म में। और हाँ, इसको अगर हम बात करें तो ये आपका नेचुरल गैस भी कहते हैं, ठीक है। ये नेचुरल गैस की रिएक्शन भी है आपकी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। अब अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अभी बताया कि हीट उसे देनी पड़ेगी तभी वो रिएक्शन को आगे करेगा, वरना वो ऐसे ही बैठा रहेगा। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। अब आइस है, वो टेबल पे यहाँ रख दूंगा, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? आपकी हीट जब तक उसे दूंगा नहीं तो मेल्ट कैसे होगा, है ना। अब आप घर पे ट्राई करना, वैसे अभी तो ठंड हो रही है तो आइस रखी नहीं होगी, एक बार रख के देखना। रख के जैसे तुम बाहर लाओगे उसे, तो वो क्या करेगा? इन्वायरमेंट से हीट लेगा। अरे यार तुम जल्दी हीट दो जिससे मैं रिएक्शन करके सॉलिड से उसे लिक्विड बना दूं, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? एनवायरनमेंट से अपने सराउंडिंग जो है वहां से हीट एब्जॉर्ब करेगा और अपनी स्टेट को चेंज कर देगा, ठीक है। और आपके फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस होता है उसमें भी जो है ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होती है। क्यों होती है? अब फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फूड बनाना ना। अब फूड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जो प्लांट को चाहिए होती है? सर सनलाइट चाहिए होती है। अरे तो सनलाइट जब उसे हीट मिल रही है, सनलाइट हीट की फॉर्म में ही तो मिल रही है एक तरीके से उसे, तो जब हीट मिल रही है तभी तो वो फूड बना पा रहा है, और वो जैसे ही बना पा रहा है उससे हम अपना मौज मार रहे हैं उस खाने के साथ, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपकी जनरली 4 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन होना। अगर मैं बात करूं कुछ सब्सटेंस की, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके जब एक कंपाउंड बना देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपके बर्निंग ऑफ कोयल हो गया, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है? आपका CO2 गैस, ठीक है।
यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका वाटर के साथ जैसे हम उसको डाल रहे हैं तो आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हीट भी जो है इवॉल्व हो रही है, ठीक है। अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक? अभी कमेंट सेक्शन में टाइम के साथ बताओ, ठीक है, कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, किसी चीज का ब्रेक डाउन होने को क्या कहते हैं हम, डिकम्पोजिशन, उसका डिकम्पोज होना। तो एक कंपाउंड का एक या एक से ज्यादा चीजों में डिकम्पोजिशन होना, उसको क्या कहते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है आपकी इस जनरली 3 टाइप की होती है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को तोड़ रहे होते हो, ठीक है, मतलब किसी चीज को ब्रेक कर रहे हो तो आपको एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। तो इसी चीज को अगर मैं बात करूं आपके डिकम्पोजिशन वाले में, तो ये आपकी जनरली जो होती है एंडो वाली भी हो जाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस इसमें आती हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब ब्रेक डाउन में आप देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्रेक डाउन करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है कि यार इस चीज़ को जल्दी तोड़ के हम खत्म करो, तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें हीट भी देनी पड़ती है। अब अगर हम बात करें कैसी हीट, मतलब किस टाइप की हीट्स, तो फर्स्ट आपकी आती है यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि आप थर्मल मतलब हीट दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट हीट दे रहे हो कि तवे पे रख दिया और गर्म करने लगा दिया, यही चीज़ है यहाँ पे। मतलब तवे पे मतलब करने लग जाना रिएक्शन हम मतलब बर्नर की हेल्प से करते हैं, ठीक है, लैब में आपने देखा होगा। तो यहाँ पे जो CaCO3 होती है, ये चौक पाउडर होता है आपका, चौक पाउडर के एक तरीके से जो चौक होती है ना वो इसी से बनती है। CaCO3 आपका लाइमस्टोन जो होता है इससे बनती है। तो ये आपका जो है जिसको हम हीट करते हैं जैसे, तो ये आपका किस में बन जाता है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म ये ले लेता है। और उसके साथ साथ ये कौन सी गैस रिलीज करता है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब आजकल वैसे तो जो आपके एक जर्नल उसमें बता देते हैं कि ये जो है आपकी यूज्ड इन मेकिंग चॉक, ठीक है। और यही है कारण जो आपकी जो डस्ट है काफ़ी ज़्यादा उड़ती है, ठीक है, यही है जो उड़ाती है सबसे ज़्यादा। अगर इसके आजकल देखे होंगे ना जो चौक कम उड़ती है, मतलब जिसके डस्ट कम उड़ते हैं, डस्ट पार्टिकल, तो वो आपके फॉर्मेशन होती है उसकी आपके कैल्शियम सल्फाइड की, ठीक है। इस टाइप का जो होता है इसका वो होता है फॉर्मूला। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट, तो वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो है डिकम्पोज कर रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी से तो वो आपके H2 और O2 की फॉर्म ले लेगा। अगर हम बात करें वाटर की, वाटर लिया हमने, इलेक्ट्रिसिटी उससे पास कराई, तो वो किस चीज़ में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऑक्सीजन और आपके हाइड्रोजन की, ठीक है। ये आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हम बात करें फोटोलिथिक आपके डिकम्पोजिशन की, तो फोटोलिथिक डिकम्पोजिशन सिंपल सी चीज़ है आपकी, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट की हेल्प से जो है आपकी रिएक्शंस करी जाती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है आपका जो है AgCl, जैसे ही आपका ये सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो सिल्वर जो है आपका अलग हो जाता है, Ag सिल्वर ही होता है, और आपका क्लोरीन जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ आपकी एक और रिएक्शन होती है, कोई अच्छा सा कलर है, रेड येलो सा ले लेते हैं या यहाँ लिखते हैं। अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो आपकी एक रिएक्शन है जो है AgBr, जैसी वो रिएक्ट करता है या जैसी ही उसे सनलाइट मिलती है तो क्या होता है, ये Ag अलग हो जाता है और Br जो है वो अलग हो जाता है। Br किसकी फॉर्म में होता है, Br2। Ag किसकी फॉर्म में होता है, सॉलिड है, वो तो अपना अलग ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर इसकी स्टेट है तो वो लिक्विड होती है। ये चीज़ मेरे को बतानी थी आपको कि जो Br2 है वो आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है, ना कि गैसियस फॉर्म। ये आपका है एक बस, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड जो रिएक्शन है आपकी टाइप की वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब किसी को डिस्प्लेस कर देना, मतलब किसी की जगह ले लेना।
अब क्या होता है, जगह कौन ले सकता है किसी की, जब वो ज़्यादा डोमिनेंट हो, ज़्यादा अच्छा हो, तभी तो डिस्प्लेस करेगा, नहीं तो वो बेचारा खुद ही लात मार के भगा दिया जाएगा। तो यही चीज़ होता है यहाँ पे, जो ज़्यादा डोमिनेंट होता है, मतलब जो एलिमेंट आपका ज़्यादा, बिल्कुल बोलते हैं ना शक्तिशाली, जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है आपके किसी भी कंपाउंड। जब यहाँ पे हम एग्जांपल से देखते हैं, जैसे आपका आयरन है, ठीक है, आयरन आपके कॉपर सल्फेट में कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट जो होती है, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे भी करी जाती है, जनरली उसी के बेस पे करी जाती है। रिएक्टिविटी में भी यही होता है कि आपकी जो ज़्यादा पावरफुल होता है ना एलिमेंट, वो ऊपर होता है और कम वाले नीचे होता है। तो कम वालों को इजीली डिस्प्लेस कर देते हैं ऊपर वाले। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से। अब यहाँ पे फेरस आपका ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या कर देगा, फेरस सल्फेट बना देगा और कॉपर को बेचारे को साइड मार देगा। अब यहाँ अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक जो है आपका, वो भी कॉपर को आपको आराम से हटा देगा और जिंक सल्फेट कंपाउंड आपका एक फॉर्म कर देगा और फिर से आपका जो कॉपर है उसे भगा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉपर के साथ बहुत ज्यादती करी गई है। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करते हैं आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पे तो आपका एक ही चीज हो रही है कि स्ट्रॉन्ग वाला जो है कमजोर वाले को हटा देता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। डबल डिस्प्लेसमेंट में ये थोड़े तमीजदार होते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं चीजों का। ठीक है, कि यार तू मेरे से ये ले ले, मैं तेरे को ये दे दूंगा, है ना। तो यहाँ लेन देन नहीं होता, यहाँ पे आपके जो कंपाउंड होते हैं उनमें एक्सचेंज हो जाता है कि यार तू यहाँ मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह आ जाता हूँ। यहाँ देखते हैं, जैसे आपका यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे बेरिलियम है, तो यहाँ पे सोडियम की जो है जगह कौन ले लेगा, बेरिलियम, और यहाँ पे बेरिलियम की जगह कौन ले रहा है, यहाँ पे सोडियम। अब यहाँ पे BaSO4 जो है आपका बेरिलियम सल्फेट, ये क्या है, एक वाइट पीपीटी सॉलिड के फॉर्म में होती है, और NaCl आपका एक्वस फॉर्म में। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपको ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अब ये आपको जो समझनी है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये हमेशा, हमेशा का मतलब हमेशा ही होगा। ये जो दोनों चीज़ें ये कब होंगी, हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होंगी। ये कब होंगी आपकी, हमेशा प्रोडक्ट वाली साइड में होंगी। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, यहाँ पे आपका Mg+O2 किसका फॉर्म होगा, आपका MgO। बैलेंस भी कर ही देते हैं हाथों हाथ, नहीं तो कुछ बढ़िया से बच्चे हमारे कमेंट में बोलेंगे सर रिएक्शन आपने बैलेंस नहीं करी है। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस कर दी रिएक्शन को। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे इस महाशय का हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में यहाँ लिखूंगा, ना कि आपके रिएक्टेंट वाले साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, इधर ही लिखा जाता है, सिंपल सी वे है अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है आपका, अभी के लिए इतना समझ लीजिए। 11th में आप ये, और जो साइंस स्ट्रीम में जाएंगे केमिस्ट्री में, तो उसमें वो एक रिडॉक्स रिएक्शन पूरा एक चैप्टर होता है। ठीक है, तो उसमें आप और भी तरीके के पढ़ोगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अभी के लिए आपको केवल इतना जानना है, व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब जब कोई भी सब्सटेंस जो है आपका ऑक्सीजन या तो ले रहा हो या फिर हाइड्रोजन जो है छोड़ रहा हो। अब ये जो रिएक्शन है, इसमें अगर मैं बात करूं तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन को ले ही तो रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है आपका ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट। रिडक्शन में क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन वो ले लेगा, लेकिन ऑक्सीजन को क्या कर देगा, वो छोड़ देगा। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की हम बात करें तो कौन सा एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक आपका एग्जाम्पल ले लो, वाटर का ही ले लो। ठीक है, H2+O2, बैलेंस भी कर दो।
तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, आपके हाइड्रोजन का। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ पे नहीं, यही चीज जो आपको मुझे बतानी। अब यहाँ है आपका लास्ट तो नहीं, अब यहाँ पे एक चीज है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपसे एग्जाम में इसका फॉर्मूला भी इसकी आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है जनरली। ठीक है, कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन का सिंपल सा मतलब है द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका रिडक्शन भी हो रहा है और आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ये इन दोनों चीजों में हम क्या कहते हैं, इसको आपकी जब दोनों चीजें हो रही होती हैं तो हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कहाँ लिखते हैं, ये हम लिखते हैं आपके रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है लिख लो। ठीक है, इस चीज को जो है लिख लेना। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है आपका व्हेन अ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर। मतलब एजेंट का मतलब तो पता है ना कि हाँ एक खुफिया एजेंट, तो वो क्या करेगा, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, छुपा रुस्तम वाली हरकत है, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा लेकिन औरों को क्या करेगा, रिड्यूस। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा, व्हेन अ सब्सटेंस रिड्यूस इटसेल्फ, वो खुद को रिड्यूस कर रहा है लेकिन औरों को क्या कर देगा, वो ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये दोनों अपोजिट है, इसमें कंफ्यूजिंग मत क्रिएट करना अपने आप में। ठीक है, जहां तक है आपको इसमें कंफ्यूजिंग आएगी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाँ चलो ठीक है ये तो आ जाएगा, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इन दोनों में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो थोड़ा जो रिडक्शन होता है वो आपके ऑक्सीडेशन से ऑपोजिट है। तो रिडक्शन जो है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ही होता है। थोड़ा सा हम अगर रिलेट करें रिएक्शन में, अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या है आपका, ये आप देख लीजिए, ये आपके जो है रिएक्टेंट साइड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको क्या कहेंगे हम, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे Mg, ऑक्सीजन का तो कुछ है ही नहीं बेचारे का। ठीक है, वो तो जहाँ दे दोगे जगह वो वहीं पड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो Mg है ये क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों चीजें आई गेस सभी को क्लियर हो रही हैं। और एक आपका है रेडॉक्स रिएक्शन की एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है। तो यहाँ पे ZnCuSO4 के साथ जैसे रिएक्ट कर रहा है तो ZnSO4 बना रहा है और आपका Cu अलग हो रहा है। तो यहाँ पे इसके इस कंपाउंड में ऑक्सीजन था ना कॉपर के पास, तो जैसे ही वो उससे दूर हुआ तो ये रिडक्शन वाला हो गया। ठीक है, अब इससे हटके जिंक के पास पहुंच गया। अब जिंक के पास ऑक्सीजन आया है तो ये तो ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन इसका हुआ है तो इसने क्या करा है, औरों को रिड्यूस। खुद का ऑक्सीडेशन और औरों को रिड्यूस करना तो रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंने कहा बिल्कुल। तो यहाँ पे Zn को हमने क्या कह दिया, एक रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही कॉपर क्या हो रहा है, खुद रिडक्शन हो रहा है उसका कॉपर का, तो सामने वाले को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। इसका मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे इस कंपाउंड को हमने क्या बना दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपके रिएक्टेंट साइड में रहते हैं और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा आपके जो है प्रोडक्ट वाली साइड में रहते हैं। और ये दोनों जब आपकी हो रही होती हैं, अब यहाँ पे इस केस में आपके दोनों चीजें हो रही हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो अब हम लास्ट, हमारे 2 टॉपिक बचे हैं। ठीक है, फर्स्ट है, अब ये जो है हमारा फर्स्ट है आपका एक कोरोजन। कोरोजन का बहुत से मतलब समझते हैं रस्टिंग, विच इज अ रॉन्ग थिंग। ठीक है, कोरोजन का मतलब केवल रस्टिंग नहीं होता है, वो आपका एक एग्जाम्पल होता है। जनरली सभी, मैंने बहुत से
बच्चों से भी सुना है कि रस्टिंग रस्टिंग कहते रहते कि हाँ सर इसमें तो रस्टिंग होती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है होती है, लेकिन क्यों होती है? वहाँ पे चुप हो जाते हैं सारे बच्चे। तो इसका एक मेन आपको जो है मीनिंग समझना पड़ेगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? ये व्हेन मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर और एसिड एक्सेट्रा, अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। मतलब जब भी आपके किसी मेटल को, जैसे आपका आयरन ले लो, कॉपर ले लो, किसी को भी ले लो, तो ये जैसे ही आपके इन्वायरमेंट में इसे हम ओपनली छोड़ देते हैं, तो ये क्या होता है, आपके इनके ऊपर रस्टिंग सी हो जाती है। अगर कॉपर होगा तो उस पर ग्रीन कोटिंग हो जाएगी। तो ये ग्रीन कोटिंग और रस्टिंग क्या होती है एक्चुअल में? कोरोजन नहीं होती है, ये एक्चुअल में होती है आपकी एक हाइड्रेटिक ऑक्साइड की लेयर, ठीक है। ये एक ऑक्साइड की जो है लेयर बना देते हैं। आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड आपका, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, इसकी जो है ये लेयर बना देते हैं। जिससे क्या होता है, आपके जो ये आयरन्स होते हैं ना, इनमें काफ़ी हद तक जो है, अगर हम बात करें, काफ़ी हद तक ये डैमेज हो जाते हैं, यूज़फुल नहीं होते हैं इतने। अगर इनके अंदर हमने प्रॉपर जो है, अगर इसके अंदर हो गया, ऑक्सीडाइज हो गए, ऑक्साइड बन गए। अब क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? तो प्रिवेंट करने के लिए हम बात करें तो 3 चीज़ें हैं हमारी। फर्स्ट है आपकी गैल्वेनाइजेशन, सेकंड है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और थर्ड है आपका अप्लाइंग पेंट्स। ये तीनों ही प्रोसेस जो है आपकी प्रिवेंशन क्या है, सिंपली ये एक तरीके से आपका बैरियर क्रिएट करता है, जिससे मेटल आपका इधर की तरफ रहेगा, ठीक है, मेटल आपका जो है यहाँ पर रहेगा, और ये एक बैरियर जो है ये बना देंगे, जिससे आपकी जो एयर है या फिर मॉइस्चर है, जिसमें आपका H2O, O2, ये सारी चीज़ें, उससे जो है ये कांटेक्ट जो है नहीं कर पाते। ये चीज़ होती है इसके अंदर मेन, ठीक है। सीधा सीधा प्रिवेंशन होती है यहाँ पे। अब लास्ट हम बात करते हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी जो होती है, ये क्या होती है? दी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, इट लीड्स बैड स्मेल और बैड टेस्ट, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, तो फैट और ऑयल के साथ जो है ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं उन्हें, ठीक है। जब कब करते हैं? जब आपके एयर से एक्सपोज होते हैं। अब खुद सोचो, एयर से एक्सपोज ही नहीं होंगे, एयर के कांटेक्ट में ही नहीं है कोई चीज़, तो क्या एयर के अंदर जो आपकी O2 है उसके साथ वो रिएक्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन जैसे उसको हम एक्सपोज कर देते हैं, तो उसके बाद जो है ये अपना रिएक्शन जो है काम करने लग जाती है। किसके साथ? जब आपके फैट्स होते हैं और ऑयल्स होते हैं। अब फैट्स और ऑयल आपने चिप्स वगैरह ये सब तो खाए होंगे ना, कुरकुरे और टेढ़े मेढ़े, तो ये जो आप खाते हो, इनके अंदर आप देखते हो कि उससे कुछ गैसेज होती हैं, काफ़ी फूला फूला सा फ्लफी सा पैकेट होता है, तो इसके अंदर होती है आपकी नाइट्रोजन गैस। ये क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, ये एयर को हटा के उसके अंदर नाइट्रोजन गैस की अमाउंट भर देते हैं, जिससे जो रिएक्शन होती है आपकी वो रुक जाती है वहीं पर। तो उससे आपकी जो ऑक्सीडेशन होती है ना फैट और ऑयल की, वो नहीं होती। तो आपको काफ़ी एक बढ़िया सा क्रंच मिलता है और अच्छा टेस्ट भी मिलता है। अब आपने कभी करा तो होगा ये कि आपने थोड़ा सा खाया और उस पैकेट को आपने अपने कबर्ड में ऐसे ही रख दिया, और जैसे आप उसको 2 से 4 आवर्स या आप अगले दिन भी जाते हो उसे खाने के लिए, तो क्या होता है, आपकी स्मेल आनी बंद हो जाती है, और काफ़ी टाइम तक रखोगे तो बैड स्मेल भी आएगी। लेकिन जो टेस्ट है, उसका टेस्ट आपका वो ख़राब कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि एक तो आपको क्रंचीनेस नहीं मिल पाती है, आपको ऐसा लगता है कि सीले सीले से हो रहे हैं। वो सीलना इन्हीं की वजह से होता है, जब वो आपके ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट कर देते हैं। कौन करते हैं? फैट और ऑयल। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ें हैं रेंसिडिटी में जो रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन अपना करवाते हैं। अब क्या है, इनको प्रिवेंट कैसे करा जा सकता है? तो इनको प्रिवेंट करा जा सकता है बाय एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स, जो कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डाले जाते हैं आजकल। हाँ, ऑफकोर्स डालने चाहिए, बट इंडिया में थोड़े ज़्यादा अमाउंट में डल जाते हैं, जो कि हार्मफुल भी हो जाते हैं आगे जाके, ठीक है। तो एडिंग हम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की। कीपिंग फूड इन आवर टाइट कंटेनर्स, ठीक है, मतलब बिल्कुल एयर टाइट आपके कंटेनर्स होते हैं ना, तो उनमें हम अपने फूड को रख देते हैं, ठीक है। थर्ड जो आपका रेफ्रिजरेशन, मतलब अब मैं एक आपको बताया, वो स्माइल वाले जो होते हैं ना, स्माइल वाला, जिनको फ्रिज में रख देते हैं हम, तो वो क्या होते हैं, आपके एयर से कांटेक्ट उसका हम बंद करवा देते हैं। अगर उसको जो फ्रीज वाले करे होते हैं ना, उस स्माइली को, उसको आप
जैसे ही आप बाहर रखोगे फ्रीज के कुछ देर बाद ही वो क्या होगा, आपका ख़राब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ख़राब? क्योंकि उसके अंदर भी तो फैट है ना, स्टार्च फैट की फॉर्म में ही तो है। तो वो क्या करेगा, आपका रिएक्शन कर जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी और उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए उसको जनरली हम रेफ्रिजरेशन में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में अपने। लास्ट है आपका रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। तो ये आपका बहुत ही कॉमनली यूज़ करा जाता है, ठीक है। मतलब सभी मोस्टली पैकेट्स में आपको यही यूज़ करा जाता है, और ये वाला, ठीक है। ये तब करा जाता है जब आपके टाइट कंटेनर्स, जैसे आपका कोई ओपन फूड है जिसके अंदर अभी आपने रैपिंग नहीं कर रखी है, तो ये जनरली उसमें यूज़ करा जाता है। और ये आपके लॉन्ग टर्म में अगर आपको उस फूड को कंजर्व करके रखना है, ठीक है, जिससे वो ख़राब ना हो, आप आगे जाके उसे आराम से खा सको, तो ये उसमें यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर जो है बहुत ईजीली हमें समझ में आया होगा ये आपको, ठीक है। तो इस चैप्टर की जो आपके वन शॉट है ये तो क्लियर हो गया है, लेकिन जो प्रीवाइक्यूज है वो हम नेक्स्ट अपनी एग्जाम थिंकिंग सीरीज में लाएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे सबसे अपने लेटेस्ट वाली नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक के लिए बाय बाय।